हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है करियर पाथ पे यूट्यूब चैनल में। इस एपिसोड में आज हम बात कर रहे हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम सीरीज की, जिसका टारगेट है एचपीएस एग्जाम। और इस सीरीज में हमने पिछले 10 सालों में एचपीपीएससी के वेरियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को कंपाइल किया है। आप जैसा कि जानते ही हैं कि 2023 का एचपीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की डेट फाइनल हो गई है। 27 जुलाई इस बार एचपीएस प्रिलिमिनरी का एग्जाम होने जा रहा है। तो इस एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट को हेल्प करने के लिए बहुत जल्दी हम अपने यूट्यूब चैनल पर इकोनॉमिक सर्वे की सीरीज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एचपीजी के वाला क्वेश्चंस और इसके साथ साथ हम करंट अफेयर की सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूट में भी हमारे कुछ कोर्सेज की शुरुआत हो गई है। अगर आप उन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं तो कोर्सेज इस तरह से हैं। एच पी एस फाउंडेशन कोर्स है, जो कि आपका 2023 से 2024 के लिए है, यानी कि 15 जून से इस बैच की शुरुआत होगी, जो कि आपका 12 मंथ का होगा। और ये एक्सक्लूसिव एच पी एस कोर्स है, जिसमें कि इंटीग्रेटेड मेंटरशिप प्रोग्राम है, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, क्लासेस के दोनों ही मोड है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो घर पे बैठे तैयारी करना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं, और ऐसे स्टूडेंट जो कि इंस्टीट्यूट में आकर इस कोर्स का हिस्सा होना चाहते हैं वो भी इनरोलमेंट कर सकते हैं। हमारा दूसरा बैच एलाइड सर्विसेज और नायब तहसील का एक कॉम्बो बैच है। इसकी शुरुआत भी 15 जून से हो रही है। ये 8 मंथ का प्रोग्राम होगा, जिसमें भी प्रिलिमिनरी और मेंस जो है दोनों ही एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। और तीसरा हमारा बैच बैंक एग्जाम को लेकर है। आप जैसा कि जानते हैं कि आईबीपीएस की जो नोटिफिकेशन है उसकी शुरुआत हो गई है, चाहे आईबीपीएस पीओ हो, चाहे आपका आरआरबी का एग्जाम हो, तो उसके लिए भी हमारे बैचेस की शुरुआत हो रही है। और इसके अलावा हमारा एक और कॉम्बो प्रोग्राम है बैंक और एसएससी का। तो यदि कोई बैंक और एसएससी के प्रोग्राम में आना चाहते हैं तो इस बैचेस की शुरुआत भी हमारी 20 जून से होगी। तो यदि आप किसी भी कोर्स का हिस्सा होना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप जो हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सीरीज के पहले क्वेश्चन के साथ। हु डिसाइड्स वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट। क्वेश्चन आपके पास दिया गया है कि ये कौन डिसाइड करता है कि जो बिल है वो मनी बिल है या नहीं है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे। ऑप्शन ए है प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी है फाइनेंस मिनिस्टर, ऑप्शन सी है स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन डी है चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। तो क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि मनी बिल को कौन डिसाइड करता है, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन हुआ धन विधेयक। तो धन विधेयक है या नहीं, ये कौन डिसाइड करता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से राइट आंसर आपके पास होगा स्पीकर ऑफ द लोकसभा, यानी कि लोकसभा के स्पीकर है वो डिसाइड करते हैं कि मनी बिल है या नहीं है। देखिए मनी बिल वाला जो क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे एचपीपीएससी के लगातार अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मनी बिल के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो वहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा संभावना है। तो चलिए मनी बिल के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं। तो मनी बिल की जो डेफिनेशन है, मनी बिल का जो प्रोविजन है वो आर्टिकल नंबर 110 में दिया गया है। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 110 आर्टिकल डिफाइंस, आर्टिकल टेल्स द डेफिनेशन ऑफ द मनी बिल। और आर्टिकल 109 ऑफ द इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मनी बिल को लेकर प्रोसीजर दिए गए हैं कि मनी बिल का प्रोसीजर क्या होगा। वो तमाम सारा जो प्रोविजन है आर्टिकल नंबर 109 में किया गया है। तो ये दोनों ही आर्टिकल 110 हो 109 हो, दोनों ही आर्टिकल मनी बिल को डील करने वाले आर्टिकल है। और मनी बिल का जो इंट्रोडक्शन है ओनली लोकसभा में किया जा सकता है। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि दिस बिल ओनली कैन इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा। और मनी बिल का जो सर्टिफिकेशन है, जो डिसीजन है, वो लोकसभा के स्पीकर का ही होता है। तो मनी बिल का जो इंट्रोडक्शन आपका लोकसभा में है, और मनी बिल को लेकर जो एक्सक्लूसिवली प्रोविजन है वो आपके लोकसभा के पास ही है। यानी कि दूसरा हाउस जो कि आपका अपर हाउस राज्यसभा होता है, उस हाउस के पास इतना ही अधिकार है कि वो उस बिल में अपने कुछ अमेंडमेंट बता सकता है, लेकिन उस बिल को रोक नहीं सकता। तो लोकसभा में पास होने के बाद ये बिल 14 डेज तक ही राज्यसभा को उस पर रिस्पॉन्ड करना होता है। और जो राज्यसभा का रिस्पॉन्ड है वो मैटर नहीं करता। अगर वो अमेंडमेंट कुछ बताना चाहती है तो हो सकता है कि लोकसभा उसको एक्सेप्ट ना करे, हो सकता है कि लोकसभा उसको एक्सेप्ट करे। और यदि राज्यसभा इसको इस बिल को रिजेक्ट करती है या उसको पास नहीं करती है, तो भी ये माना जाएगा
कि बिल पास हो गया है। तो कुल मिलाकर मनी बिल को लेकर जो एक्सक्लूसिव पावर है वो सिर्फ लोकसभा के पास दी गई है, और मनी बिल का सर्टिफिकेशन भी जो लोकसभा के स्पीकर ही करते हैं। और मनी बिल को लेकर ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द हाउस का कोई प्रावधान नहीं है। मनी बिल को डील करने वाले सिर्फ आपके दो ही आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 110 जिसमें कि इसमें डेफिनेशन दी गई है, और आर्टिकल नंबर 109 जिसमें कि मनी बिल के प्रोसीजरल पार्ट समझाए गए हैं। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। मैच द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द लिस्ट वन विद द कंट्रीज। तो कुल मिला के क्वेश्चन आपसे ये है कि यहाँ लिस्ट वन एंड लिस्ट टू है जो कि आपको मैच करना है। लिस्ट वन में कंट्रीज के नाम दिए गए और लिस्ट टू में आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन किए गए हैं। तो ऑप्शंस ए बी सी डी आपकी स्क्रीन पे ही है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है आपको ये बताना है कि किस कंट्री से इनको बोरो किया गया है। तो आप देखेंगे यूएसए, यूएसए के आगे ए ऑप्शन आपके पास है कंकरेंट लिस्ट, बी है पार्लियामेंट्री सिस्टम, सी है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड डी है फेडरल स्ट्रक्चर। तो चलिए इसको आंसर करते हैं। कंकरेंट लिस्ट आपको मालूम है कि सेवंथ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तीन तरह की लिस्ट है, जिसमें कि आपकी यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। और ये शेड्यूल नंबर आपका सेवंथ हो गया है कॉन्स्टिट्यूशन का। आप जानते हैं कि टोटल जो शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी 12 है। तो कंकरेंट लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें कि दोनों गवर्नमेंट के पास पावर होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और जो और आपकी स्टेट गवर्नमेंट के पास, कि कानून बना सकती है। तो कंकरेंट लिस्ट का जो प्रोविजन है वो हमने किया है ऑस्ट्रेलिया से। तो ए जो आपका जो है थर्ड आपका ए के साथ मैच करेगा। और पार्लियामेंट्री सिस्टम आपको बताए कि ये कॉन्सेप्ट हमने यूके यानी कि ब्रिटेन से किया है। तो फोर आपका बी के साथ मैच करेगा। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल नंबर 61 में है, जो ये प्रोविजन हमने अमेरिका से किया है। तो ये प्रोविजन हमारा अमेरिका से किया है। कनाडा से हमने फेडरल स्ट्रक्चर का प्रोविजन किया है। तो कुल मिलाकर हमारा आंसर हमें मिल गया है, और आंसर है हमारा डी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर डी हुआ। देखिए अगर आप बात करें एचपीपीएससी के एग्जाम्स की, स्पेशली एचपीएस जो कि अभी 27 जुलाई को फिक्स हुआ है 2023 में, जब भी आप एग्जाम में जाएंगे तो इंडियन पॉलिटी से बोरोइंग फीचर यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन वाला पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लगातार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा हो। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना होती है। और सबसे ज्यादा जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हैं। चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस कैन एन इमरजेंसी बी डिक्लेयर्ड इन इंडिया। तो आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है, आपसे ये पूछा गया है कि ऐसे कौन से सर्कमस्टांसिस है जिसके बेस पे भारत में इमरजेंसी यानी कि आपातकाल को डिक्लेयर किया जा सकता है। तो आपको सर्कमस्टांसिस पूछे गए हैं कि किन सर्कमस्टांसिस के बेस पे भारत में आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। सो दिस इज द इमरजेंसी प्रोविजन। और आपको मालूम है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तीन तरह की इमरजेंसीज का वर्णन दिया गया है। आर्टिकल आपका 352 है, आर्टिकल 356 है, आर्टिकल जो है आपका 360 है। तो तीन तरह की इमरजेंसी की बात की गई है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो आप देखेंगे आपके पास ऑप्शंस ए बी सी डी दिए गए हैं। सवाल आपसे ये पूछा गया है कि इमरजेंसी डिक्लेयर करने के सर्कमस्टांसेस कौन से हो सकते हैं। तो पहला ए ऑप्शन आपके पास एक्सटर्नल एग्रेशन है, जो बिल्कुल सही है। दूसरा है आर्म रिवल्शन है, ये भी बिल्कुल सही है। सी आपके पास इंटरनल अनरेस्ट है, जो कि सही नहीं है। फाइनेंशियल क्राइसिस, ये भी बिल्कुल सही है। तो कुल मिलाकर इस क्वेश्चन का आपके पास राइट आंसर ए बी और डी। ए बी और डी का मतलब हुआ फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ होगा, यानी कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इमरजेंसी जो प्रोविजन है वो तीन आर्टिकल इमरजेंसी प्रोविजन को डील करने वाले हैं। आर्टिकल 352 है, आर्टिकल 356 है, आर्टिकल 360 है। 352 आपका नेशनल इमरजेंसी है, आर्टिकल 356 आपका प्रेसिडेंट रूल है, आर्टिकल 360 जो है
वो आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी है। और तीनों तरह की इमरजेंसी इम्पोज करने की का जो अथॉरिटी है, पावर है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दी गई है। और इस शक्ति में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन के बेस पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी भी तरह की इमरजेंसी को इम्पोज कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि इमरजेंसी तीन तरह की होती है, 352, 356 और 360। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है आर्टिकल 352 को डील करने वाला ये क्वेश्चन है, जिसे हम नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी का जो ग्राउंड है वो आपका जो एक्सटर्नल अग्रेशन, ये बिल्कुल सही है। आर्म्ड रिवल्शन, ये बिल्कुल सही है। फाइनेंशियल क्राइसिस जो है आर्टिकल 360 को डील करता है। और इसके अलावा आर्टिकल 356 भी है जो डील करता है स्टेट्स के साथ, यानी कि प्रेसिडेंट रूल के साथ। और प्रेसिडेंट रूल के कंटेक्स्ट में जो स्टेट मशीनरी होती है पर्टिकुलर स्टेट की, यदि वो ड्रेल्ड हो जाए तो उसमें गवर्नर की ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर, प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर स्टेट रूल इन एनी स्टेट। चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपरली मैच्ड। तो आपके पास यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें कि आपको ये बताना है कि कोई एक पेयर है जो मैच नहीं कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप देखेंगे आमतौर पे ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपने बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा है। आपसे यहाँ पूछा गया नॉट प्रॉपरली मैच। कई बार होता है कि प्रॉपरली मैच, तो बहुत बार हमारे आंसर इसलिए गलत हो जाते हैं कि हम क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन को आपने क्लियरली पढ़ा है, उसको अंडरस्टैंड किया है। जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है कि नॉट प्रॉपरली मैच्ड। तो आप देखेंगे ए, बी, सी और डी, इन चारों ऑप्शंस को हम ध्यान से पढ़ेंगे। 42nd अमेंडमेंट है फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर। 52 अमेंडमेंट है एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर। 73rd अमेंडमेंट है पंचायती राज को लेकर। 84th अमेंडमेंट है सेंट्रल स्टेट रिलेशन को लेकर। ये बिल्कुल तीन ऑप्शन आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन डी ऑप्शन जो है विच इज 84th अमेंडमेंट है, वो डील करता है लोकसभा, पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली की सीटों को लेकर, जिसके द्वारा 2026 तक जो है असेंबली और पार्लियामेंट की जो सीटें हैं उसकी रीएडजस्टमेंट को उसको सील कर दिया गया है, सीज कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर आपके पास डी हो जाएगा। बाकी ये सारे के सारे अमेंडमेंट जो कि बाकी ऑप्शंस में थे सारे करेक्ट है। चलिए तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। बलवंत राय मेहता कमेटी इज रिलेटेड टू, आपके पास 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। पंचायती राज सिस्टम है, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस है, रूरल डेवलपमेंट है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है। सवाल आपसे ये पूछा गया है कि बलवंत राय मेहता कमेटी जो है किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपके पास हो जाएगा पंचायती राज सिस्टम, यानी कि ए करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसका राइट आंसर आपके पास होगा ए। लेट्स डिस्कस अबाउट बलवंत राय मेहता कमेटी। तो वी ऑल नो, भारत में जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पे जो पहली रिकमेंडेशन थी वो बलवंत राय कमेटी ने ही दी थी। तो ये पंचायती राज की तरफ जो है पहली कमेटी है। 1955 के जनवरी मंथ में इस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और इसी साल इस कमेटी की रिपोर्ट आती है। और ये पाइनियर कमेटी है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के रिकमेंडेशन की। और बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिकमेंड किया था डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि 3 टायर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात की थी। यानी कि 3 टायर जो सिस्टम है, त्रि जो स्तरीय पंचायती राज की जो बात है वो बलवंत राय मेहता कमेटी ने ही की है। तो पंचायती राज की तरफ जो हमारे पहले कदम है उसमें बलवंत राय मेहता कमेटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चलिए तो आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हु अमंगस्ट द फॉलोइंग कैन बी चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन कौन हो सकता है। आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। तो आपको मालूम है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है इसका स्टैब्लिशमेंट 1993 को हुआ। एंड ये एक्ट है 1993 का। तो इसका ये मतलब है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक आपकी स्टैचुरी बॉडी है। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इस केस में आपका राइट आंसर आपके पास हो जाएगा सी। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो चेयरपर्सन होता है वो रिटायर्ड सीजीआई होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो उसका राइट आंसर आपके पास सी हो जाएगा। तो आपको मालूम है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है ये एक्ट आपका 1993 का है। तो एक्ट आपका है ये 1993 का। इसके अलावा ये जो कमीशन है ये स्टैचुरी बॉडी है
नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आपको मालूम है कि दोनों बॉडी में डिफरेंस होता है। स्टैच्यूटरी बॉडी इज अ बॉडी विच इज enacted by a parliamentary act, and constitutional bodies are those bodies which are already in the constitution or made by the constitutional amendment act. So this is a statutory body, and एक्ट आपका 1993 का है। और नेशनल ह्यूमन राइट्स जो कमीशन आपके पास है उसके अंदर एक चेयरपर्सन है, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है। चेयरपर्सन के अलावा आपके जो 5 फुल टाइम मेंबर होते हैं, और इसके अलावा 7 एक्स ऑफिसियो मेंबर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में होते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन डील्स विद द राइट्स, life, liberty, and dignity. So it is the highest institution to watchdog this kind of human rights. चलिए तो आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1/3 सीट्स फॉर द वुमेन आर रिजर्व्ड इन पंचायत अंडर विच आर्टिकल। तो आपसे ये पूछा गया है कि 73rd अमेंडमेंट के द्वारा 1/3 सीट्स जो है जो कि आप महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं, वो किस आर्टिकल का हिस्सा है। तो राइट आंसर इसके आपके पास हो जाएगा डी, आर्टिकल 243 जो कि पंचायती राज का है। इसमें 1/3 सीटों का रिजर्वेशन वुमेन्स के लिए किया गया है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप एक और बात देख रहे होंगे लगातार वीडियोस में कि पंचायती राज वाले क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, और ये क्वेश्चन जो हमने कंपाइल अलग अलग एग्जाम पे किए हैं। तो मतलब ये है कि पंचायती राज वाला जो टॉपिक है इंडियन पॉलिटी के अंदर, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपको एक्सक्लूसिवली कवर कर लेना चाहिए, क्योंकि पंचायती राज से लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके पास डी हो गया है। और आप हम जानते ही कि पंचायती राज का जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 है, जिसका कि इन्फोर्समेंट भारत में 24 अप्रैल 1993 को हुआ। दैट्स वाई 24 अप्रैल इज एवरी ईयर ऑब्जर्व्ड एज नेशनल पंचायती राज डे। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पंचायती राज आपको पता है कि पंचायती राज एक्ट में के द्वारा हमने इस अमेंडमेंट के द्वारा हमने 11th शेड्यूल को जोड़ा है, जिसमें कि 29 सब्जेक्ट है, जिसमें कि पंचायतों को शक्ति दी गई है कानून बनाने की। सो दिस वाज एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, आपके पास ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, उसमें उसमें क्या चीजें हैं, मतलब कौन कौन उस इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा होते हैं। आपके पास ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। आपको मालूम होगा कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होता है। तो सबसे पहले चलिए आइए इसका आंसर हम जान लेते हैं। इसका राइट आंसर आपके पास होगा सी, यानी कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के लिए। और आपको मालूम है कि दिल्ली और पुदुचेरी 2 यूटीज है जिनको भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा इनको बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9th, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स प्रेसिडेंट ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर। सो आपके पास ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे सवाल ये पूछा गया है कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है किस आर्टिकल में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कन्फर की गई है। तो उसका राइट आंसर आपके पास हो जाएगा बी, यानी कि 53 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति जो है एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज करते हैं। ही इज हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, but he exercises his executive power through his council of minister which is headed by the prime minister of India। तो council of minister जो है वो रियल एग्जीक्यूटिव बॉडी है। on the behalf of the president of on the behalf of the council of minister, president of India exercise his executive power। and here is also one concept here, दैट इज 42nd और 44th अमेंडमेंट जो है इस संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है। 42nd अमेंडमेंट जो कि 1976 में हुआ, 44th अमेंडमेंट जो कि 1978 में हुआ। 42nd अमेंडमेंट ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच के रिलेशनशिप को डिफाइन किया है, जिसमें क्लियरली ये अमेंडमेंट बताता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज बाउंड टू
एक्ट एज पर द एट एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसका ये मतलब हो रहा है कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिमंडल की सलाह के आधार पर ही चलेगा। एंड 44 अमेंडमेंट 1978 भी इसका ही एक एक्सटेंशन है, जिसमें ये बताया गया है कि यदि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को है, उसको रिकंसिडरेशन के लिए फर्स्ट इंस्टांस में उसको भेज सकता है। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु गिव्स फाइनल वर्डिक्ट ऑन मनी बिल? आपके पास ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। मनी बिल का जो फाइनल वर्डिक्ट है वो कौन देता है? तो ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है, तो उसका राइट आंसर आपके पास हो जाएगा स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ही हैज अ राइट टू डिसाइड इज इट अ मनी बिल और नॉट, एंड मनी बिल इज गिवन इन द आर्टिकल नंबर 110। So next question है, within which time period an ordinance promulgated by the president be laid down before both the houses of parliament after their reassembly? आपके पास चार ऑप्शंस दिए गए हैं, 6 months, 6 days, 6 weeks एंड 2 months। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि ऑर्डिनेंस का जो प्रमलगेशन है उसमें कितना टाइम होता है राष्ट्रपति के पास दोनों हाउसेस इसको पास करवाने के लिए। सो दिस इसका राइट आंसर आपके पास हो जाएगा 6 weeks, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो गया है। सो लेट्स डिस्कस द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो ऑर्डिनेंस को हिंदी में कहते हैं अध्यादेश। तो अध्यादेश की जो शक्ति है वो भारत में राष्ट्रपति के पास है, लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल भी राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्रिमंडल की रिकमेंडेशन के आधार पर करता है। और जो ऑर्डिनेंस का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल आपका 123 में दिया गया है। अध्यादेश को जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। एंड देयर इज अ ग्राउंड व्हेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रमलगेट ऑर्डिनेंस। इसके पीछे ग्राउंड ये होता है कि व्हेन देयर इज नो पार्लियामेंट, देयर इज नो पार्लियामेंट्री सेशन, एंड देयर इज अर्जेंसी टू प्रमलगेट ordinance to enact an law, enact an enactment. So in that condition, President of India, with the recommendation of the Council of Ministers, can promulgate ordinance. तो ऑर्डिनेंस के बारे में जो अध्यादेश की शक्ति है भारत के राष्ट्रपति को है, आर्टिकल 123 ये क्लियरली बताता है। और इसका ग्राउंड यही है कि यदि पार्लियामेंट उस समय सेशन में नहीं है, कानून बनाने की अर्जेंसी है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की रिकमेंडेशन के बेस पे अध्यादेश के द्वारा जो है कानून बना सकता है। लेकिन इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो पार्लियामेंट के रीअसेंबल के 6 weeks के भीतर इसको पास करवाना जरूरी है। यदि 6 weeks के अंदर ये पास नहीं होता है तो इसको नल और वाइड घोषित किया जाएगा। चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाउ मेनी रिट्स कैन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इशू अंडर आर्टिकल 32? तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि कितनी तरह की रिट्स होती हैं हमारे जिसमें जो कि सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 32 empowers द सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट्स एंड टोटल रिट्स आर 5। तो रिट्स आपकी कुल मिला के 5 है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को ये शक्ति दी गई है। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को भी ये पावर है कि हाई कोर्ट भी रिट इशू कर सकता है। तो कुल मिला के जो रिट आपकी 5 है, सबसे पहली रिट आपकी हैबीज कॉर्पस, मैंडामस, को वारंटो, सर्टियोरी एंड प्रोबिटेशन है। तो ये सारे लैटिन वर्ड है और ये 5 टाइप की रिट जो है जिसके तहत शक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही कोर्ट को दी गई कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स या दूसरे राइट के वायलेशन के लिए रिट इशू कर सकते हैं। So idea of directive principle of state policy has been borrowed from the constitution of which country? तो आपके पास ऑप्शन 4 आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। तो डीपीएसपी से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है, तत्व है, वो किस देश के संविधान से हमने लिया है। तो इसका राइट आंसर आपके पास हो जाएगा आयरलैंड। तो ये आयरिश कॉन्सेप्ट है। आपको पता है कि डीपीएसपी पार्ट नंबर 4 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड आर्टिकल है 36 to 51 के बीच में। एंड डीपीएसपी इंश्योर सोशियो इकोनॉमिक polity of the nation. We'll go to the next question. Which article of Indian Constitution provides a right to form a political party? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके पास हो जाएगा none of these. We'll go to the next question. Question number 15 है Article 1 of the Constitution described India as Union of States, quasi-federal state, federation or confederation.
इसका राइट आंसर आपके पास हो जाएगा यूनियन ऑफ स्टेट। तो आर्टिकल 1 पार्ट नंबर 1 जो कि इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स डिक्लेयर करता है, एंड दिस इज द ओनली आर्टिकल वेयर द नेम ऑफ कंट्री इज गिवन, दैट इज इंडिया और भारत। तो संविधान में सिर्फ आर्टिकल 1 में ही हमें कंट्री का नाम दिखाई देता है जिसमें कि भारत और इंडिया शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, आपके पास ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं कि आर्टिकल 280 जो है, अनुच्छेद 280 किसको डील करता है। तो इसका राइट आंसर आपके पास हो जाएगा सी। तो ये फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन को डील करने वाला आर्टिकल आपका 280 है। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में दिया गया है। फाइनेंस कमीशन क्या है? फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर है आफ्टर एवरी 5 ईयर। तो इसमें 5 ईयर के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन, एंड फाइनेंस कमीशन की जो ड्यूटी है टू सजेस्ट अ फॉर्मूला टू डिवल्यूट द फंड बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स। एंड प्रेजेंट टाइम में भी 15th फाइनेंस कमीशन जो है की रिकमेंडेशन चल रही है, और 15th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरपर्सन है दैट इज एन के सिंह, जस्टिस एन के सिंह 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन है। और फाइनेंस कमीशन में टोटल मेंबर होते हैं 4 मेंबर, और एक इसके चेयरपर्सन होते हैं, एंड ऑल आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। द फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेंशन्ड। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो किस अमेंडमेंट के द्वारा किस आर्टिकल में मेंशन है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस है, तो राइट आंसर आपके पास हो जाएगा 360। तो 360 आर्टिकल है जिसके द्वारा कि फाइनेंशियल इमरजेंसी का डिस्क्रिप्शन किया गया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर है कि भारत के राष्ट्रपति ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट, फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन इम्पोज। और अभी तक भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है इम्पोज नहीं की गई है। शुंगलू कमेटी वॉज फॉर्म्ड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली टू एग्जामिन। आपके पास ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। तो इस केस में राइट आंसर आपके पास होगा ए, 400 फाइल्स ऑन विच आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट हैज टेकन डिसीजन। तो ये करंट क्वेश्चन पूछा गया था। आपको पता है कि इन दिनों अब जो ट्रेंड है, चाहे जीएस का आपका कोई भी सेगमेंट हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी है, तो करंट चीजें अब क्वेश्चन में जोड़ी जा रही है। तो ये भी जो क्वेश्चन जब एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया था उस समय एक करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। इन विच स्टेट वर द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस फर्स्ट। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि किस स्टेट में पहली बार पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या पंचायती राज सिस्टम की शुरुआत होती है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे 4 दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके पास बी हो जाएगा। ये राजस्थान है। 1959 2 अक्टूबर में भारत में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत हुई। राजस्थान स्टेट है, नागौर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, वेयर ऑन 2 अक्टूबर 1959 पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वाज एस्टेब्लिश। और ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की शुरुआत हुई थी जो पाइनियर कमेटी है पंचायती राज की, बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन के बेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। इन होम द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज वेस्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है संविधान के अनुसार ये शक्ति किसके पास है? प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे पहले भी हमने क्वेश्चन पढ़ा ही है। आर्टिकल 53 है कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये मेंशन करता है, इसके तहत प्रेसिडेंट को ये अथॉरिटी दी गई है। बट अगेन प्रेसिडेंट या नॉमिनल हेड है। रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया exercises executive authority through council of minister। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके पास ए हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। फ्रॉम वेयर हैज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट। ये क्वेश्चन भी पहले रिपीट हो चुका है, तो उसका राइट आंसर आपके पास ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो चलिए अब ये कंकरेंट लिस्ट से संबंधित कुछ और कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते ही हैं कि ये जो लिस्ट है दैट इज मेंशन इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
यानी कि सातवीं जो अनुसूची है संविधान की, उसमें तीन तरह की लिस्ट डिस्क्राइब की गई है। वन इज अ यूनियन, अनदर इज अ स्टेट, एंड थर्ड इज अ कंकरेंट। यूनियन लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट है जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट है जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है। कंकरेंट लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट है जिसमें कि सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकती है, लेकिन सेंटर और स्टेट के केस में सेंटर का कानून वैलिड माना जाएगा। कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे, ये भी पूछे जाते हैं कि इन तीनों ही लिस्ट में कितने सब्जेक्ट है, और ऐसे कई बार सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन भी पूछे जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट जो है किस लिस्ट का हिस्सा है। तो मैं तो यही बात कहूंगा कि जब आप एग्जाम में जाएं तो सेवंथ शेड्यूल के अंदर तीनों लिस्ट को आप बहुत ध्यान से पढ़िए। उसमें जो सब्जेक्ट दिए गए हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, और टोटल कितने सब्जेक्ट है ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो प्रेजेंट टाइम में इसमें भी आप देखेंगे तो उसमें आपके 100 सब्जेक्ट है यूनियन लिस्ट में। इनिशियल इसमें 97 थे। स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट है जो कि पहले आपके 67 थे। और कंकरेंट लिस्ट में जो है आपके 52 सब्जेक्ट प्रेजेंट टाइम में है, और ओरिजिनली इसमें 47 सब्जेक्ट्स थे। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ। यूनियन लिस्ट में प्रेजेंट टाइम में 100 आइटम्स है, 100 सब्जेक्ट है। ओरिजिनली इसमें 97 सब्जेक्ट्स थे। स्टेट लिस्ट में प्रेजेंट टाइम में 61 सब्जेक्ट है। ओरिजिनली इसमें 66 सब्जेक्ट थे, नॉट 67। और कंकरेंट लिस्ट जिसको कि हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है उसमें 52 सब्जेक्ट है। ओरिजिनली इसमें 47 सब्जेक्ट्स थे। चलिए तो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। Which term is used for the presidential power of substituting one form of punishment by another of a lighter form? आपके पास इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर आपके पास होगा कॉम्यूटेशन, यानी कि डी इज राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि प्रेसिडेंशियल पावर जो पार्डनिंग की है उसमें जो वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में सब्स्टिट्यूट किया जाता है पनिशमेंट को, और लाइटर फॉर्म होती है वो कौन सा, दैट इज अ कॉम्यूटेशन। तो जो पार्डनिंग पावर है, it is entitled to the President of India. Article is the 72 article of the Constitution, and there is a five types of pardoning power mentioned in the Constitution. One is a pardon, another is a commutation, third is a remission, four is a respite, and fifth is a reprieve. चलिए तो ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर? तो ये क्वेश्चन आपको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से पूछा गया है कि इनमें से कौन से भारत के उपराष्ट्रपति है जिनका सबसे लंबा पीरियड रहा है। वीवी गिरी है, बीडी जत्ती है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन है, जीएस पाठक है। तो आप देखेंगे तो इन चारों ही उपराष्ट्रपतियों में से सबसे लंबा कार्यकाल रहा है डॉक्टर राधाकृष्णन का। डॉक्टर राधाकृष्णन जो है भारत के दूसरे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आई एम सॉरी, और सेकंड नंबर के भारत के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। तो डॉक्टर राधाकृष्णन 1952 में पहली बार भारत के वाइस प्रेसिडेंट बने, 1952 से 1957 के बीच में। सेकंड टेन्योर उनका 1957 टू 1962 के बीच में रहा। तो कुल मिलाकर टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म में राधाकृष्णन जो है भारत के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे। और ये रिकॉर्ड अभी तक भारत में दो ही वाइस प्रेसिडेंट के नाम है, एक आपका मोहम्मद हमीद अंसारी भी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म में भारत के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके पास होगा सी, यानी कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो कि भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, हु वाज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1989 टू 1991? सो देयर इज अ फोर ऑप्शंस है आपके पास दिए गए हैं। 1979 से 91 के बीच में भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? सो ऑप्शन हम देखेंगे, चरण सिंह, देवीलाल, एल के अडवाणी, वाई बी चौहान, ये चारों ही भारत के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। लेकिन आपको पर्टिकुलर पीरियड यहाँ पूछा गया है कि 1989 से 91 के बीच में, तो इसका राइट आंसर आपके पास बी होना चाहिए, यानी कि देवीलाल आपका राइट आंसर है। सो लेट्स डिस्कस द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, इट्स अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जिक्र कहीं नहीं है।
तो फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? मतलब आपने कई बार देखा होगा कि जब एक एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर दो इक्वल कैलिबर की पर्सनैलिटीज होती है, तो दूसरी पर्सनैलिटी को बैलेंस करने के लिए, मैनेज करने के लिए कई बार डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, या कुछ स्टेट्स में हमें देखने को मिलता है कि प्रेजेंट टाइम में भी वहाँ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नामक एक पोस्ट क्रिएट की जाती है। तो वैसा ही हुआ है भारत में बहुत बार कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर नामक जो एक ऑफिस था वो क्रिएट कर दिया गया, एक पोस्ट क्रिएट कर दी गई, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे देखें तो उसका कहीं कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है। तो कुल मिलाकर अभी तक जो भारत में डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर नंबर ऑफ टाइम रहे हैं, तो आइए उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले 1947 से 1950 के बीच में पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का सौभाग्य मिला था वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है 1947 से 1950 के बीच में। सेकंड यदि हम बात करें तो 1967 से 69 के बीच में मोरारजी देसाई भारत के दूसरे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रहे। मोरारजी देसाई जो है भारत के दूसरे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रहे। तीसरे नंबर पे यदि हम बात करें तो 1979 77 से 79 के बीच में, 1977 से 79 के बीच में एक तो आपके रहे हैं चौधरी चरण सिंह, और दूसरे रहे हैं बाबू जगजीवन राम। तो बाबू जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह, दो पर्सनैलिटीज को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। और 1979 से 80 के बीच में रहे हैं वाई बी चौहान। और कुल मिलाकर 1989, जो कि ये भी क्वेश्चन आपके पास था, 1989 से 90 एंड 1990 से 91 के बीच में देवीलाल, जो कि हरियाणा से बिलोंग करते थे, जो है भारत के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रहे, देवीलाल। एंड 2002 टू 2004 अटल बिहारी गवर्नमेंट का ये रिजीम था, तो लाल कृष्ण आडवाणी जो है भारत के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रहे। तो कुल जमा दो नंबर ऑफ टाइम जो है डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को का अपॉइंटमेंट करना पड़ा। इसके पीछे की वजह ये होती है कि कई कई बार पॉलिटिकल पार्टी के अंदर इक्वल कैलिबर की दो पर्सनैलिटीज होती हैं, तो दूसरी पर्सनैलिटी को एडजस्ट करने के लिए डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर या कई स्टेट्स के अंदर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नामक आपको ऑफिस दिखाई देता है। चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। What is the total number of member in the Public Accounts Committee in India? So this is a very very important question. तो पार्लियामेंट्री कमेटी से एग्जाम में क्वेश्चन आपको जरूर दिखाई देते हैं एग्जाम में। तो जब भी आप एग्जाम में जाएं, स्पेशली जो अभी HPAS एग्जाम आपका 27 जुलाई को होना है, तो जब आप पॉलिटी वाला सेक्शन पढ़ते हैं तो पार्लियामेंट्री कमेटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में टोटल कितने मेंबर होते हैं, तो उसका राइट आंसर आपके पास बी हो जाएगा, यानी कि 22 मेंबर होते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो आपकी स्टैंडिंग कमेटी है, परमानेंट कमेटी है पार्लियामेंट की, एक पार्लियामेंट्री कमेटी है विच इज इनेक्टेड बाय जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं। और इस कमेटी में जो मेंबर आपके दोनों हाउसेस के होते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 यानी कि 15 मेंबर आपके लोकसभा के होंगे और 7 मेंबर आपके राज्यसभा के होते हैं। और ये पार्लियामेंटेरियन ही होते हैं, यानी कि MP होते हैं, MP में से इनको सिलेक्ट किया जाता है। और इस कमेटी का जो बाय डिफॉल्ट चेयरमैन होता है वो आमतौर पर लोकसभा का लीडर ऑफ अपोजिशन ही होता है। तो अधीर रंजन चौधरी जो है अभी प्रेजेंट टाइम में जो है इस कमेटी के चेयरपर्सन है। और इस कमेटी का काम होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर है उन रिपोर्ट को एग्जामिन करना। स्पेशली जब कैग की रिपोर्ट आती है तो कैग की रिपोर्ट को पार्लियामेंट में जो एग्जामिन है यही कमेटी करती है। और इस कमेटी को सबसे पहले 1921 में इस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया, सेटअप किया गया, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट टाइम ये कमेटी सेटअप हुई है 1921 में। चलिए ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेर इज द सीट ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट? आपके पास ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ जो हाई कोर्ट है उसकी सीट कहाँ है? तो इसका राइट आंसर आपके पास हो जाएगा बिलासपुर। बिलासपुर में सीट है। देखिए ये जो हाई कोर्ट सीट वाले क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में बहुत बार आते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? आप देखेंगे कि भारत में टोटल जो 25 हाई कोर्ट्स है, सभी हाई कोर्ट्स की जो सीट है वो कई बार स्टेट की जो कैपिटल में नहीं होती। जैसे ये भी आपका क्वेश्चन था, छत्तीसगढ़ की राजधानी यहाँ रायपुर है, लेकिन रायपुर में हाई कोर्ट की सीट नहीं है, इसलिए इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि हाई कोर्ट जब आप पढ़ेंगे तो सभी ही जो आपके हाई कोर्ट का हेड सीट है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है।
आमतौर पर ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं कि जिनकी जो सीट है वो आपकी स्टेट के कैपिटल में नहीं होती। तो आपको जब भी आपको एग्जाम में जाना है तो हाई कोर्ट की उन हाई कोर्ट को आप स्पेशली पढ़ के चले जाइए जिनकी सीट जो है स्टेट कैपिटल में नहीं होती। चलिए तो बात करते हैं हाई कोर्ट के बारे में। हाई कोर्ट टोटल इस समय भारत में 25 हाई कोर्ट है, और जिसमें से कि 6 कॉमन हाई कोर्ट है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और टोटल यूटी में से एक यूटी दिल्ली ऐसी है कि दिल्ली यूटी का अपना हाई कोर्ट है। तो ये फैक्ट्स भी आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कवर कर लेना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, विच कमीशन प्रपोज दैट अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट शुड बी डन बाय अ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट। आपके पास ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किस कमीशन ने प्रपोज किया है कि जब गवर्नर का अपॉइंटमेंट करना है तो एक सिलेक्टिंग कमेटी बननी चाहिए जिसमें कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा के स्पीकर और मुख्यमंत्री कंसर्न स्टेट की उस कमेटी के अंदर होने चाहिए। राइट आंसर आपके पास इस क्वेश्चन का हो जाएगा बी, यानी कि पुंछी कमीशन की रिपोर्ट आई है। पुंछी कमीशन जो है वो आपका जस्टिस पुंछी की अध्यक्षता में जो है इसको अपॉइंटमेंट किया गया 2007 में। और इस कमीशन का जो काम दिया गया था सेंटर और स्टेट रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए, सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप को डिफाइन करने का काम पुंछी कमीशन को दिया गया था। तो 2007 में इस ये जो आपका कमीशन है ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया, और इस कमीशन की रिपोर्ट आती है। और रिपोर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट जो रिकमेंडेशन थी, क्योंकि सेंट्रल स्टेट के बीच में गवर्नर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और गवर्नर की अपॉइंटमेंट जो है किस तरह से विदाउट कंट्रोवर्सी के, बिना किसी बाइस तरीके से हो सके, उसके लिए इस कमीशन ने रिकमेंड किया था कि जो गवर्नर को सिलेक्ट करने वाली कमेटी है उसमें प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, लोकसभा के स्पीकर और चीफ चीफ मिनिस्टर जो कंसर्न स्टेट के है उसका उनका होना जरूरी है। चलिए तो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेट ऑफ एडवांस पेमेंट टू द गवर्नर टू द गवर्नमेंट टू कैरी ऑन इट्स वर्क टिल द पासिंग ऑफ द एप्रोप्रिएशन बिल। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे। तो कुल मिला के क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि जब तक एप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं होता, व्हाट इज एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन बिल के बिना, एप्रोप्रिएशन बिल इज मस्ट पास्ड बाय द हाउस। एप्रोप्रिएशन बिल के बिना पास होने से कोई भी स्पेंडिंग नहीं की जा सकती, कोई भी बजटरी प्रावधान नहीं होता। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि जब तक एप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं किया जा सकता तब तक जो एडवांस पेमेंट का जो प्रावधान है उसको क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर आपके पास होना चाहिए वोट ऑन अकाउंट, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो गया है। आमतौर पे वोट ऑन अकाउंट जो होता है वो अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर के लिए, या कई बार ऐसा होता है कि जब अपकमिंग इलेक्शंस होते हैं तो सरकार जो है इंटरिम बजट पेश करती है, और इंटरिम बजट के टाइम में वोट ऑन अकाउंट उस समय के लिए बजट का इंतजाम किया जाता है, जो कि बिना किसी डिस्कशन के लोकसभा के द्वारा ही कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, which constitution amendment virtually transferred article 45 from part 4 to part 3 fundamental rights in the form of article 21A। तो कुल मिला के आपसे ये पूछा गया कि ऐसा कौन सा अमेंडमेंट हुआ है जिसके द्वारा कि पार्ट नंबर 4 में आर्टिकल 45 का एक हिस्सा था जिसको कि पार्ट नंबर 3 में ट्रांसफर कर दिया गया, जो कि आपका फंडामेंटल राइट है, और उसको आर्टिकल बना दिया गया 21A। तो आपको मालूम है कि 86 अमेंडमेंट है जिसके द्वारा 86 अमेंडमेंट 2002 के द्वारा जो है राइट टू एजुकेशन जो है उसको फंडामेंटल राइट बनाया गया। तो ये आपका राइट टू एजुकेशन होगा। राइट टू एजुकेशन जो है आपका आपका जो अमेंडमेंट है वो 86 अमेंडमेंट 2002 के द्वारा बनाया गया है, और इसको जोड़ दिया गया है आर्टिकल नंबर 21A में। Over to the next question, and this is the last question of the today. During which Prime Minister regime the right to property was excluded from the list of fundamental rights? किस प्रधानमंत्री के शासनकाल के समय प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी जो है इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। आपके पास चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे, तो राइट आंसर आपके पास हो जाएगा मोरारजी देसाई, क्योंकि ये जो अमेंडमेंट है ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है आपका 1978 का। तो उस समय भारत में जनता पार्टी की सरकार थी, पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट है जिसको की लीड कर रहे थे मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई के समय में ये अमेंडमेंट बना जिसके द्वारा कि राइट टू प्रॉपर्टी जो कि इनिशियली जो कि एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपका फंडामेंटल राइट्स था इसको हटा के लीगल राइट कर दिया गया।
और 300A पार्ट नंबर 20 में इसको जोड़ दिया गया। तो नाउ राइट टू प्रॉपर्टी इज इन द पार्ट नंबर 20, 300A, and now it is a legal right. So this was the third video from Indian polity section. Now fourth video will be released soon. तो इंडियन पॉलिटी वाले सेक्शन में जब भी आपको एग्जाम में जाना है तो इन क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे, रिवाइज करेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि आपको तैयारी किस तरह से करनी है। आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।